My dear students, I shall discuss in this lecture next maxim of equity. Equity imputes an intention of fulfill obligation, यानी साम्य दायित्व की पूर्ति का आशय अभ्यारोपित करता है. It means equity courts came into existence to do justice. They firmly believed that a person must be prepared to do what is right and fair. As the old saying goes, one must be just before one professes to be generous. It is on this accepted dictum that equity considered, estimated and constitute acts of parties. Thus, where a person is under an obligation to do a certain act and he does some other act which is capable of being regarded as an act in fulfillment of his obligation, the latter will prima facie be so regarded, for it is right to put the most favorable construction on a man's act and to presume that he intends to be just before he affects to be generous. Equity in such cases presumes and imputes an intention that the latter act was intended to be in performance of the former. In other words, a person is presumed to do what he is bound to do. In Sowden versus Sowden, 1785, in an old case, a husband covenanted with the trustees of his marriage settlement to pay to them £50,000 to be laid out by them in purchase of land in a particular area D. He in fact never paid the sum, but after marriage purchased land at D in his own name for £50,000. He died and could not bring the land into settlement. Equity courts constitute that he purchased land to fulfill his obligation created by covenant. On principle, the act done may not be exactly the same as agreed upon, but if it bears so much resemblance to it that it may fairly be taken to have been his design to satisfy the obligation, equity will impute to such an act an intention to fulfill one's obligation. तो इस प्रकार ये जो मैक्सिम है, इसका अर्थ है कि जहाँ किसी व्यक्ति पर कोई काम करने की लायबिलिटी है, वो ऐसा कार्य न करके बताए गए ढंग का कार्य न हो ऐसा काम करता है, बल्कि उससे कुछ मिलता जुलता करता है, तो यह मानना न्यायोचित होगा कि जो कुछ उसने किया है उसका आशय अपने दायित्व का पालन करना था. यानी कहने का मतलब यह है कि जिस आदमी ने कोई काम करने का कॉन्ट्रैक्ट किया था वैसा काम नहीं किया है, लेकिन उससे मिलता जुलता काम किया है, तो रीजनेबल यही होगा कि वो अपने दायित्व को, अपनी लायबिलिटी को पूरा किया है. जैसे ए बी को कोई प्लाट खरीदने और उसका मैनेज करने के लिए ट्रस्टी नियुक्त करता है. बी भूमि खरीदता है लेकिन और काम करता है, उसके पहले उसकी डेथ हो जाती है. यहां पर इक्विटी कोर्ट द्वारा माना जाएगा कि बी ने अपना भूमि का परचेज करने का अपनी जो लायबिलिटी पूरा करने के लिए ही किया था. बिल्कुल हूबहू नहीं किया, लेकिन उससे मिलता जुलता काम किया है. ये जो मैक्सिम है
वो अप्लाई होती है डॉक्ट्रिन ऑफ परफॉर्मेंस एंड सेटिस्फैक्शन पर, अडेम्पशन पर, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिजम्पशन ऑफ एडवांसमेंट पर, रिलीफ अगेंस्ट डिफेक्टिव एग्जीक्यूशन ऑफ पावर ऑफ अपॉइंटमेंट पर। तो स्पेशली जो है डॉक्ट्रिन ऑफ परफॉर्मेंस जो है ट्रस्ट एक्ट की सेक्शन 92 में दिया हुआ है, जहां पर कोई व्यक्ति कुछ बेनिफिशियरीज के लिए ट्रस्ट की प्रॉपर्टी परचेज करने की कॉन्ट्रैक्ट करता है, एग्रीमेंट करता है, और उसके बाद वो परचेज कर लेता है, तो ऐसे बेनिफिशियरीज के बेनिफिट के लिए उसे उस प्रॉपर्टी को उस सीमा तक धारण करना चाहिए जहां तक संविदा के सर्टिफाई करने के लिए आवश्यक है। सेकेंड है कि जो सेटिस्फैक्शन है, इसका मतलब ये है कि यदि कोई व्यक्ति दान निस्तारण के आशय से दिया जाता है, कोई दान जो है निस्तारण के और उसे स्वत्व दान ग्रहीता के किसी पूर्ण अधिकार अथवा दावे के निस्तारण से किया गया माना जाना चाहिए। अडेम्पशन, विखंडन, वसीयत का सिद्धांत, वसीयतकर्ता द्वारा वसीयत द्वारा विखंडन के अतिरिक्त अपने जीवन काल में किसी अन्य रकम को देकर उसे पूर्णता अथवा आंशिक विखंडित कर दिया गया माना जाएगा। जो एडवांसमेंट है ये भारत में अप्लाई नहीं होता है। तो भारत में इसकी जो मैक्सिम है इक्विटी इम्प्यूट्स एंड इंटेंशन ऑफ फुलफिल ऑब्लिगेशन, ये जो सेक्शन 92 है ट्रस्ट एक्ट का, वहीं पर जो है अप्लाई होता है। 92 इस तरीके से है जहां एक व्यक्ति कुछ बेनिफिशियरीज के लिए ट्रस्ट के अंतर्गत प्रॉपर्टी क्रय करने का कॉन्ट्रैक्ट करता है और तब अकॉर्डिंगली वो प्रॉपर्टी परचेज हो जाती है, तो उसको अपनी बाध्यता के उन्मोचन के लिए उस संपत्ति के आश्रित बेनिफिशियरीज के लाभ के लिए धारित करना चाहिए। थैंक यू।